एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 19 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में 18 जनवरी 2024 और 19 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे टीसीएस बेस्ड सभी करंट अफेयर को लेकर आता हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं इसमें 20 क्वेश्चन को शामिल किया है फैक्ट्स के साथ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं जो भी वीडियो में क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो सभी टीसीएस बेस्ड होता है, क्योंकि मेरा जो सोर्स होता है करंट अफेयर का वो द हिंदू से मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंदा। ये हैं आर प्रज्ञानंदा, जिन्हें हाल ही में चीन में आयोजित टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 में चीन के डिंग लिरेन को हराकर इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही भारत के पूर्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। आर प्रज्ञानंदा भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इसी उपलब्धि के साथ विश्वनाथन आनंद, जो कि अब तक भारत के पहले शतरंज खिलाड़ी थे, उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। चीन में आयोजित टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 में आर प्रज्ञानंदा ने चीन के विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस देश की मिलिट्री सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका अभी हाल ही में ग्लोबल पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ 2024 का रिपोर्ट जारी हुआ है। इसमें प्रथम 4 देशों को प्रथम स्थान दिया गया है, जिसकी मिलिट्री पावर काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान रूस, तीसरा स्थान चाइना और चौथा हमारा प्यारा देश भारत का है। ठीक है, ये ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रिपोर्ट जो आई है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रखा जाता है, इसको देखते हैं हम। दोस्तों, ये है वो फैक्ट जिसको मद्देनज़र रखते हुए ग्लोबल फायर मिलिट्री स्ट्रेंथ 2024 इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ 2024 इंडेक्स में 160 देशों को शामिल किया गया था। इसमें विश्व के सभी देशों के मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखा जाता है, जिसमें सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति और आर्मी के लिए उपलब्ध संसाधनों को देखा जाता है और शामिल किया जाता है। ठीक है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना की सूची में प्रथम 4 देशों को रखा गया है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत की सेना प्रथम 4 स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ चौथे नंबर की है और पाकिस्तान के 9वें स्थान पर रखा गया है, पाकिस्तान की सेना को। ठीक है, इस रैंक में सबसे निचले पायदान पर अगर कोई है तो है भूटान की सेना। ठीक है, इसे याद रखना है। एग्जाम में 2 से 3 पॉइंट इसमें से पूछा जा सकता है। एक तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, तो अमेरिका। सबसे लास्ट में किसने स्थान प्राप्त किया है, सबसे निचले स्तर पर कौन है, तो भूटान की सेना। और भारत का हमारा रैंक चौथा है। ठीक है, और पाकिस्तान का 9वां। ये 4 पॉइंट आपको इसमें से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अनकॉमन द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक किसके द्वारा कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन अनकॉमन द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, ये है एन अनकॉमन द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक का कवर पेज, जिसे चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखा है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आखिर ये अनकॉमन द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पे जो पुस्तक लिखी गई है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा, ये सुधा और नारायण मूर्ति कौन है? तो दोस्तों, सुधा और नारायण मूर्ति भारत के प्रसिद्ध आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक हैं, जिन्होंने भारतीय आईटी इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दंपति अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्फोसिस, जैसा कि आप जानते हैं, इन्फोसिस काफ़ी
भारत का एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी है जिनके संस्थापक नारायण मूर्ति थे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के लाइफ के बारे में, ये कैसे एक दूसरे से मिले, कैसे इनके बीच प्यार हुआ, कैसे इन्होंने शादी की और कैसे इन्होंने अपने लाइफ में इन्फोसिस के स्थापना की, उसके इन्फोसिस के स्थापना करने में इनके सामने क्या चुनौती आया और कितने परेशानियों को देखना पड़ा, उन्होंने अपने इस इन्फोसिस कंपनी को कैसे एक मुकाम तक लेकर गए, ये सभी इस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। एन अनकॉमन द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हैं। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई मीन्स लघु एवं सूक्ष्म उद्योग। ठीक है, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग एमएसएमई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा बिफिन सॉल्यूशन के साथ डिजिटल सप्लाई चैन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्टफिन शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यस बैंक। अभी यस बैंक हाल ही में एमएसएमई यानी लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिफिन सॉल्यूशन के साथ डिजिटल सप्लाई चैन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्टफिन, ठीक है, ये है स्मार्टफिन जो कि डिजिटल सप्लाई चैन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत यस बैंक के द्वारा की गई है। ठीक है, यस बैंक के बारे में जानते हैं। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। यस बैंक का वर्तमान में चेयरमैन सुनील मेहता हैं। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और यस बैंक के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, यस बैंक के वर्तमान में सीईओ प्रशांत कुमार, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो सुनील मेहता हैं और जो इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो हैं राणा कपूर एंड अशोक कपूर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य तकनीक और जीवन विज्ञान को लेकर समर्पित दुनिया का पहला औद्योगिक क्रांति नेटवर्क C4IR की स्थापना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से किस राज्य में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का, हैदराबाद का आंध्र प्रदेश। ठीक है, हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य तकनीक और जीवन विज्ञान को समर्पित दुनिया का पहला औद्योगिक क्रांति नेटवर्क C4IR की स्थापना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के जो संस्थापक हैं वो हैं क्लाउस श्वाब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट वर्तमान में बॉर्ज ब्रेंडे हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी और जो इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो है कोलोग्नी, स्विट्ज़रलैंड। कोलोग्नी, स्विट्ज़रलैंड। WEF का फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संस्थापक क्लाउस श्वाब, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं बॉर्ज ब्रेंडे और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1971 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का वो है कोलोग्नी, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? तो इस मीटिंग का उद्देश्य है तमिलनाडु को आर्थिक विकास के लिए इंडो स्पेस कंपनी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में इंडो स्पेस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ही इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है इसे जानते हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य तमिलनाडु के आर्थिक विकास में मदद करना है। इसके लिए इंडो स्पेस कंपनी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट कंपनी है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार के साथ 2000 करोड़ रुपए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभ्यास आयुक्त भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य नौसेना अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास आयुक्त, इसे आपको याद रखना है। अभ्यास आयुक्त यानी आयुक्त एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड।
हाल ही में भारत ने थाईलैंड के साथ मिलकर एक नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था। ठीक है, इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। अभ्यास आयुध भारत और थाईलैंड के बीच होने वाले एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो पहली बार इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि यह युद्ध अभ्यास भारत के अयोध्या और थाईलैंड के आयुध के बीच एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके फैक्ट्स के बारे में। तो क्वेश्चन था आपका कि अभ्यास आयुध भारत और किस देश के बीच के एक नौसैनिक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, ठीक है, थाईलैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर है थाईलैंड। अभ्यास आयुध भारत और थाईलैंड के बीच एक नौसैनिक संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, जो कि पहली बार इसका आयोजन किया गया था। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन का खास बात यह है कि यह भारत के ऐतिहासिक शहर अयोध्या और थाईलैंड के ऐतिहासिक शहर आयुध के बीच एक सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्सव है, ठीक है, जल्लीकट्टू किस राज्य का एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 मेंस क्रिकेट से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैट कमिंस। ये हैं पैट कमिंस, जिन्हें हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 में मेंस क्रिकेट के से सम्मानित किया गया है। पैट कमिंस वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 वुमेन्स क्रिकेटर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा। अभी हाल ही में आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 वुमेन्स क्रिकेटर के रूप में दीप्ति शर्मा को चुना गया है। ये हैं दीप्ति शर्मा, जो कि भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जिसे वर्ष 2024 में वुमेन्स क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए रामायण उत्सव की मेजबानी पूरे वर्ष के लिए कौन करेगा? ठीक है, वर्ष 2024 में दोस्तों रामायण उत्सव की आयोजन होना है, जो कि नई दिल्ली में होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अभी रामायण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, जो कि पूरे वर्ष चलने वाला एक कार्यक्रम है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो वर्ष 2024 के लिए रामायण उत्सव की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। ठीक है, जो एक पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे पवित्र शहरों में से एक कौन से शहर को भगवान शिव की थीम से प्रेरित आध्यात्मिक एवं आधुनिक परियोजनाओं की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशी रोपवे। ठीक है, अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में काशी रोपवे के नाम से भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक काशी में भगवान शिव की थीम से प्रेरित आध्यात्मिक एवं आधुनिक परियोजनाओं की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, जिसका नाम होगा काशी रोपवे। ठीक है, जो कि भगवान शिव की थीम से प्रेरित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। ठीक है, वर्ष 2023-24 के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। ठीक है, इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इस महोत्सव का आयोजन भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को स्वीकार करना और वैज्ञानिकों को उत्साह बढ़ाने तथा छात्रों के बीच वैज्ञानिक सोच जागृत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी, हरियाणा में किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के एजी माला के कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत मैकार्टी। ये हैं विनीत मैकार्टी, जिन्हें हाल ही में भारतीय नौसेना के एजी माला के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना के एजी माला के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, विनीत मैकार्टी। विनीत मैकार्टी को
अभी हाल ही में नौसेना के एजीमाला के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, ये हैं ब्रिट मैकार्टी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से भारतीय बीमा कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जीवन बीमा कंपनी बन गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी इसका स्लोगन है। ठीक है, कौन से भारतीय कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जीवन बीमा कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LIC। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र को बदलने की दिशा में एक 4000 करोड़ के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के कोची में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोची में भारत के बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र को बदलने की दिशा में एक 4000 करोड़ के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय महारत्न कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ICAI अवार्ड मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस भारतीय महारत्न कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, REC लिमिटेड। REC लिमिटेड एक केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली महारत्न कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल कंपनी है, और NBFC एक गैर वित्तीय कंपनी है। ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, REC लिमिटेड एंड NBFC एक प्रमुख महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, और REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक अग्रणी कंपनी है। ठीक है, और NBFC एक गैर वित्तीय कंपनी है, NBFC। ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2022-23 में रिपोर्टिंग करने के लिए ICAI अवार्ड से संयुक्त रूप से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की अनुसंधान समिति द्वारा वर्ष 2022-23 के वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना, वित्तीय एवं गैर वित्तीय जानकारी को इकट्ठा करना और उत्कृष्टता को पहचानना और बढ़ावा देने के उद्देश्य से शामिल है। ठीक है, ICAI अवार्ड की शुरुआत 1958 में हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI का जो लोगो है वो श्री अरबिंदो के द्वारा दिया गया था। जैसे भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था P वेंकैया ने, ठीक उसी प्रकार चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का जो लोगो है वो श्री अरबिंदो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जैसा आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, 1 जुलाई 1949 को चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंट दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, और डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। साथ ही साथ डॉक्टर दिवस और चार्टर्ड अकाउंट दिवस 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 1949 को ही चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की अनुसंधान समिति के द्वारा ICAI अवार्ड की शुरुआत 1958 में हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, ICAI यानी इंडियन चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1949 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, वो है अनिकेत सुनील तलाती। ठीक है, अनिकेत सुनील तलाती, ये हैं चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट हैं रंजीत कुमार अग्रवाल, और चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी है वो हैं जय कुमार बत्रा चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के वर्तमान में सेक्रेटरी हैं जय कुमार बत्रा।
और अध्यक्ष हैं अनिकेत सुनील तलाती और वाइस प्रेसिडेंट है रंजीत कुमार अग्रवाल। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की गई है, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना की शुरुआत 2024 में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार का छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हुआ है। वहाँ पे बीजेपी पार्टी जीती है और एक नए सरकार का गठन हुआ है। इसी के साथ सरकार बनते ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के महिलाओं को वार्षिक 12,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करना है और प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपये की सहयोग राशि वहाँ की महिलाओं के अकाउंट में डाली जाएगी महतारी वंदन योजना के तहत, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। तो महतारी वंदन योजना 2024 की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DPIIT के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। ये है DPIIT का लोगो, ठीक है। इसी के द्वारा एक हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में प्रथम स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है, ठीक है। जहाँ स्टार्टअप को काफ़ी बूस्ट दिया गया और वहाँ कई सारे नए नए स्टार्टअप्स खोले गए हैं, ठीक है, जहाँ जिसके थ्रू कई सारे लोगों को रोज़गार मिला है। आपको पता है गुजरात एक बहुत बड़ा रोज़गार का हब है जहाँ से भारत के कई राज्यों से लोग जाते हैं नौकरी करने, ठीक है। तो इसी के साथ भारत सरकार द्वारा जो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी, ठीक है, उसी के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में गुजरात प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। और ये रिपोर्ट को DPIIT जारी करता है और DPIIT के हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करने में प्रथम स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 17 जनवरी। ठीक है, 17 जनवरी को प्रत्येक वर्ष श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इनके इतिहास के ऊपर प्रकाश डालेंगे। कौन थे, कब जन्म हुआ था और ये सिखों के कितने गुरु थे। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जो हुआ था वो 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब बिहार में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर की 1676 में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद ही सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु बने थे श्री गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनके पिता तेग बहादुर की हत्या इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने पर करवा दी थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी 33 वर्ष की उम्र में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना करने का उद्देश्य सिखों एवं सनातन धर्म के लोगों को जीवन को साहस बलिदान के साथ जीने और सेवा की प्रेरणा देती है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था 1699 में। ठीक है, उस समय ये 33 वर्ष के आयु के थे और इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था पटना साहिब बिहार में, और 33 वर्ष की आयु में इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और इसी के साथ गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती 17 जनवरी को मनाया जाता है और इसे बलिदान दिवस के रूप में भी हम जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने प्राण इस्लाम ना कबूलने के कारण त्यागा था और इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।